हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा 11वीं का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। 10वीं पास करके आप 11वीं में आए हो, साइंस सब्जेक्ट आपने लिया है। तो आज हम केमिस्ट्री की बात करने वाले हैं। जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर है क्या, क्यों हम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, किस तरीके से केमिस्ट्री को ओवरऑल अपन लेके चलते हैं साथ में, कैसे दैनिक जीवन में काम आती है, कैसे हमारे चिकित्सा के फील्ड में, कृषि के फील्ड में, युद्ध के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में किस तरीके से रसायन विज्ञान का उपयोग है। आज सारी बातें एक एक छोटी छोटी बातें मैं आपको बता के चलूंगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हमारा वो जनरल लेक्चर रहेगा। एक आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन होगा कि केमिस्ट्री क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम केमिस्ट्री, इन सारी बातों से आप परिचित होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री को। और सबसे पहला जो मैं टॉपिक लेना चाहूंगा वो यहां लेना चाहूंगा कि जो भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका रसायन विज्ञान में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने रसायन विज्ञान के इतिहास में काम किया है, उन सारी बातों को एक एक करके जानेंगे। ठीक है, विदेशी जो वैज्ञानिक हैं उनको तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन जो हमारे भारत के हैं उनको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो आधुनिक विज्ञान, जो आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पितामह कहे जाते हैं उनका नाम क्या है, आचार्य प्रफुल्ल चंद राय। मैं उनका नाम लिख देता हूं, आचार्य प्रफुल्ल चंद राय। इन्होंने 1901 में बुक लिखी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। कौन सी बुक लिखी, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। इस किताब में उन्होंने किसकी बात की, इस किताब में उन्होंने बात की थी जितने भी भारतीय रसायन वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना रसायन विज्ञान में बहुत ही कीमती योगदान दिया है, उन सब के बारे में इन्होंने क्या बताया, जानकारी दी। ठीक है ना। सबसे पहले हम किताब में पढ़ते हैं कि परमाणुवाद का सिद्धांत किसने दिया था, डाल्टन ने दिया था, जो विदेशी वैज्ञानिक है। लेकिन उससे भी कई सालों पहले जो भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने हमको परमाणु के बारे में नॉलेज दी थी वो थे महर्षि कणाद, जिन्होंने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और भी मैं आपको रसायन वैज्ञानिकों के नाम बताऊं, जैसे नागार्जुन हो गए, वाघभट्ट हो गए, सोमदेव हो गए, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र में रसायन विज्ञान में बहुत ही अच्छा काम किया है। ठीक है, और दो इंपॉर्टेंट वैज्ञानिकों का मैं नाम लेना चाहूंगा। पहले हो गए चरक और दूसरे हो गए सुश्रुत। ठीक है, तो चरक ने किसका निर्माण किया, चरक संहिता का निर्माण किया, जो किससे रिलेटेड है, औषधि रसायन या में औषधि विज्ञान से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरे जो वैज्ञानिक हैं सुश्रुत, इन्होंने शल्य चिकित्सा में काम किया है। शल्य चिकित्सा का मतलब ऑपरेशन जो होता है ना, चीर फाड़ जो होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शल्य चिकित्सा। ठीक है, तो सुश्रुत ने किसका निर्माण किया, सुश्रुत संहिता, यानी जो ऑपरेशन की अगर मैं बोलूं जो नींव रखी थी तो वो किसने रखी थी, सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने रखी थी। और इन्होंने किसका निर्माण किया, शल्य चिकित्सा का निर्माण किया। शल्य चिकित्सा की स्थापना किसने रखी, सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने रखी। ऑपरेशन की नींव ही किसने रखी, जो ऑपरेशन की शुरुआत हुई वो किसने शुरुआत की, सबसे पहले सुश्रुत नामक वैज्ञानिक ने की। ठीक है, तो इस तरीके से काफी सारे रसायन वैज्ञानिक जो हमारे इंडिया के हैं, जो भारत के हैं, उन्होंने अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब मैं बात करता हूं कि रसायन विज्ञान की, क्या रसायन विज्ञान है, क्या डेफिनेशन है रसायन विज्ञान की। ठीक है, और रसायन विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं और रसायन विज्ञान के क्या क्या उपयोग है, इनके बारे में मैं आपको एक एक करके पॉइंट बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। तो रसायन विज्ञान में देखो क्या होता है, कोई भी एक पदार्थ है बच्चों, कोई भी एक पदार्थ है। ठीक है, इस पदार्थ के हम किन किन कैरेक्टर्स को पढ़ेंगे, इस पदार्थ का नेचर, इसकी प्रकृति, इसके गुणधर्म और इसकी अन्य पदार्थों के साथ अभिक्रिया। इन तीनों बातों की चर्चा या इन तीनों बातों का अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। यानी अगर रसायन विज्ञान की हम डेफिनेशन दें तो रसायन विज्ञान आप किसे कहोगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ की प्रकृति, उसके संगठन, इसके गुणधर्म तथा इसके अन्य अभिकर्मों को अन्य पदार्थों से किस प्रकार अभिक्रिया होती है, इस विषय को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। और अगर मैं आपको सिंपलेस्ट परिभाषा दूं, एक लाइन की परिभाषा दूं, तो एक लाइन की परिभाषा आप क्या दे सकते हो कि अणु परमाणु का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान। यानी दूसरी बात आप यहां से कह सकते हो कि अणु परमाणुओं का अध्ययन
जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। द साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर नोन एज केमिस्ट्री। ठीक है, समझ गए बात को आप? तो डिटेल में छोटी सी हमने एक डेफिनेशन देखी और डिटेल डेफिनेशन भी हमने देख ली है, दोनों बातों की चर्चा कर ली। अब हम तीसरी बात की चर्चा करते हैं, जो है हमारा रसायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखा है। रसायन विज्ञान क्योंकि एक सीमित चैप्टर नहीं है, बहुत सारा विस्तृत है, एक समुद्र है ये समझ लो, और समुद्र में कई सारी नदियां जाके मिलती हैं। तो उसी तरीके से जो रसायन विज्ञान है उसके भी कई सारे पार्ट हैं, कई सारी इसकी क्या है? शाखाएं। कौन कौन सी शाखाएं फटाफट देखते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, लिखना चाहो तो इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे की बात करते हैं हम। लिख लिया? चलो आगे देखो, आगे हम लिखेंगे रसायन विज्ञान की शाखा। कौन कौन सी शाखा है रसायन विज्ञान की, उन सारी बातों की हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो अगली हेडिंग, रसायन विज्ञान की शाखा। रसायन विज्ञान की शाखा, ठीक है। देखो भाई, केमिस्ट्री में आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आप साथ के साथ पढ़ते हो, एक एक बातों को आप समझते हुए चलते हो, तो कहीं कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं आपको यहां से जीरो लेवल से फाउंडेशन लेवल, आपके चाहे नीट के एग्जाम हो, चाहे आप आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको जीरो लेवल से बिल्कुल नीचे से उठा के आपको ऊपर तक लेके जाऊंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए और जैसा मैं कहता हूं वैसा करते रहिए, अपने आप से कड़ी मेहनत करिए। ठीक है, 11वीं क्लास, कोई बोर्ड का प्रेशर आपके पास है नहीं कि सब हमें बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपको मैं सारी नॉलेज दूंगा, जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको बिल्कुल जीरो से लेकर आपको हायर लेवल तक की सारी जानकारी दूंगा मैं आपको। ठीक है, देखो रसायन विज्ञान की क्या क्या शाखा है उनको देखो। नंबर पहला, सबसे जो पहले नंबर पर जो हम जिस शाखा का नाम रखेंगे उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक रसायन। मैं इनके इंग्लिश नाम भी आपको बताऊंगा, साथ के साथ इंग्लिश भी आपको साथ के साथ जानना जरूरी है। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन आपको इंग्लिश की टर्म पता होनी चाहिए। ठीक है ना। देखो अकार्बनिक रसायन, और अकार्बनिक रसायन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? हिंदी में अकार्बनिक रसायन, और इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, और इसके बाद आता है नंबर दूसरे पर कार्बनिक रसायन, और कार्बनिक रसायन को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है आपका भौतिक रसायन। भौतिक रसायन को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री। इसके बाद नंबर 4, इस पर आता है विश्लेषिक रसायन। अभी बताऊंगा एक एक के अंदर किस किस को हम पढ़ेंगे। विश्लेषिक रसायन, इसको हम बोलते हैं एनालिटिक केमिस्ट्री। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एनालिटिक केमिस्ट्री। ठीक है, नंबर 5 मैं ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं अपन। नंबर 5, और 5 पर अपन पढ़ेंगे जैव रसायन। नंबर 5 पर अपन क्या पढ़ेंगे? जैव रसायन। और जैव रसायन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर 6, और नंबर 6 पर अपन पढ़ेंगे चिकित्सा रसायन। चिकित्सा रसायन, मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिकल से जो रिलेटेड। 7वां हो गया आपका कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। ठीक है, फिर हो गया आपका 8वां औद्योगिक रसायन। औद्योगिक रसायन, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, जिसमें आपके सबका निर्माण होता है ना, जितने भी आप साबुन हो गया, आपके जितने भी केमिकल हो गए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, बहुलक हो गए, पॉलीमर हो गए, प्लास्टिक हो गया, जो भी आप मटेरियल यूज करते हो वो सारा किस में आ जाएगा? औद्योगिक रसायन में। ठीक है, 9वां पॉइंट आ गया आपका नाभिकीय रसायन। नाभिकीय रसायन,
जो न्यूक्लियर मिसाइल बनती हैं, इसको क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और जो नंबर 10वां है वो है आपका पर्यावरण रसायन, जिसको क्या बोलोगे? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसकी भी लिख देते हैं अपन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये आपकी हो गई कितनी? विज्ञान की 10 शाखा। एक एक करके समझते हैं इनके अंदर है क्या। एक एक जो ये इनके टाइप्स हैं सबको पढ़ेंगे, क्या इसके अंदर आएगा। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक का मतलब इसके अंदर कार्बन नहीं होगा। कार्बन कैसा होगा? अनुपस्थित होगा। कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन उपस्थित होगा, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन, कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी होगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन अगर उपस्थित हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बनिक रसायन। और अगर हाइड्रोकार्बन अनुपस्थित हो तो हम उसे क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों। ठीक है, फिजिकल में हम क्या पढ़ते हैं? थोड़ा सा इसके अंदर फिजिक्स आ जाती है, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री को दोनों अगर रिलेट हम करके पढ़ें तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिजिकल रसायन। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन। ठीक है, इसमें भौतिक विज्ञान भी थोड़ा सा आपका इंक्लूड होता है। ठीक है, चौथा पड़ता है विश्लेषिक रसायन, एनालिटिकल। एक होता है संश्लेषण, एक होता है विश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? दोनों चीजों को जमा कर इकट्ठा करना, संश्लेषण। और विश्लेषण का मतलब क्या होता है? एक चीज के अलग अलग खंड करके पढ़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? विश्लेषण। तो जब एक किसी भी एक सब्सटेंस के लिए जब आप उसका अलग अलग करके अलग अलग पार्ट का अध्ययन करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? विश्लेषिक रसायन। ठीक है, एक मैं आपको बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूं। सीआईडी का जो आपका शो है सबने देखा है, सीआईडी सबने देखा है। उसमें एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर सालुंकी। तो डॉक्टर सालुंकी क्या करता है? कोई मरीज कोई मर जाता है तो उसके पेट में छानबीन करता है कि भाई इसने क्या खाया, क्या खा के ये मरा। एक एक तत्व की बारीकी से क्या करता है? वो जांच करता है कि साइनाइड खा के मरा या और कोई जहर खा के मरा। तो उसके पेट के अंदर से निकाल के एक एक एलिमेंट्स की, एक एक तत्व की अलग अलग जांच करता है। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। बात समझ गए आप? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे? एक सब्सटेंस का हम बहुत सारे खंडों में क्या करेंगे? अध्ययन। तो उसको हम बोलेंगे विश्लेषिक रसायन। आगे बात चलते हैं चिकित्सा रसायन। काफी तरीके की मेडिसिन, नई नई तरीके की मेडिसिन जो बन रही है, सब किसकी हेल्प से बन रही है भाई? मेडिकल केमिस्ट्री की हेल्प से बन रही है। ठीक है, अब इसमें आपके एनसीईआरटी में या मैं बोलूं आरबीएससी की जो बुक है उसमें क्वेश्चन दे रखा है आपको पहले ही पेज पर कि जो सिस्प्लेटिन और जो टैक्सोल है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं। चलो इधर देखो, ये 5। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री देखो, एक फिजिकल केमिस्ट्री है और एक बायोकेमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को कोरिलेट करके क्या बनाया? सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को कोरिलेट करके जो सब्जेक्ट बना है वो क्या है? बायोकेमिस्ट्री। इसमें हमारी बॉडी से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो सारी किसमें आती हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक है ना। अब आगे देखो, बायोकेमिस्ट्री के बाद मैं आपको क्या बता रहा था? मेडिकल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्या होता है? काफी सारी दवाइयों की चर्चा होती है और 2 दवाइयों का नाम आपकी बुक में दे रखा है। एक हो गया सिस्प्लेटिन, चलो हिंदी में लिख देता हूं, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, सिस्प्लेटिन और टैक्सोल, इसका जो यूज है वो किसमें होता है? कैंसर में। ठीक है, कैंसर के इलाज में इसका यूज होता है। और दूसरी है एक AZT, इसका इलाज, इसका जो यूज है वो किस रोग के इलाज में होता है? एड्स रोग के इलाज में। तो कहने का मतलब कि जो चिकित्सा रसायन है उसमें काफी तरीके की अलग अलग तरीके की क्या बनती हैं? दवाइयां बनती हैं। और AZT का अगर मैं पूरा नाम आपको बताऊं तो AZT का पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडीन। मैं लिख देता हूं आपके लिए, इसका पूरा नाम क्या होता है? एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले या क्वेश्चन आ जाए कि एड्स के इलाज में किसका यूज होता है तो आप आंसर दोगे AZT का। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि एक आयोडीन का आइसोटॉप है, आयोडीन के आइसोटॉप। अब आइसोटॉप क्या होता है बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा आपको। आयोडीन का आइसोटॉप हिंदी में बोलेंगे समस्थानिक। आयोडीन का जो समस्थानिक है उसका जो यूज होता है ब्रेन ट्यूमर, यानी जो सिर में ट्यूमर हो जाता है ना, ब्रेन में जो ट्यूमर, तो ब्रेन ट्यूमर का जो पता लगाने के लिए है वो किसका यूज होता है? आयोडीन का। साथ ही जो रेडियम और कोबाल्ट है, रेडियम और कोबाल्ट, इनका भी यूज किसमें होता है? कैंसर को पता लगाने में।
में, ठीक है। तो ये सारी चीजें किसकी हेल्प से संभव हो पाती हैं? चिकित्सा रसायन की हेल्प से। इसके बाद आ जाता है आपका कौन सा? कृषि रसायन। आज काफी तरीके की कीटनाशक बन रहे हैं, पीड़कनाशक बन रहे हैं, ठीक है ना। काफी तरीके के कीड़ों को मारने के लिए नई नई तरीके की दवाइयां निकल रही हैं, डीडीटी, बीएससी, ये सारी जो दवाइयां ये किसकी हेल्प से बनती हैं? कृषि रसायन की हेल्प से, ठीक है। काफी तरीके के नए नए क्या आ रहे हैं? बीज आ रहे हैं, जिनसे कम समय में, कम लागत में, कम पानी में ज्यादा उपज आपको मिलती है। तो वो सारी चीजें किससे संभव हो पाई हैं? कृषि रसायन की मदद से संभव हो पाई हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो कैसा है? कृषि प्रधान देश, और यहां पर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कृषि पर डिपेंडेंट है। इस वजह से कृषि रसायन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद औद्योगिक रसायन, जितने भी तरीके के प्रोडक्ट आप यूज ले रहे हो, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, आपके मकान से रिलेटेड सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, ठीक है, कलर हो गया, कुछ भी ले लो, आपके दिमाग में जो भी सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है वो सारा किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के मदद से बन रहा है, और वो सारी चीजें किसके अंदर आएंगी? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आएंगी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नाभिकीय रसायन की, तो जो न्यूक्लियर मिसाइल्स बनाई जाती हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम, कोबाल्ट बम, एटम बम, जो सब कुछ बनाए जाते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं? नाभिकीय रसायन की मदद से बनते हैं। और इसके बाद जो हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो सारा किसके अंदर आएगा? पर्यावरण रसायन। जो हमारे एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, जो पर्यावरण का जो अध्ययन हम करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? पर्यावरण रसायन के अंदर। तो यहां आपके जो रसायन विज्ञान की जो मोस्ट 10 ब्रांचेस हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। देखो बच्चों, अगली जो हमारी हेडिंग है वो रसायन विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है। अगली जो हमारी हेडिंग है वो क्या है? रसायन विज्ञान की उपयोगिता, ठीक है, रसायन विज्ञान की उपयोगिता। तो इसमें जो पहला टॉपिक आता है कि कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें रसायन विज्ञान का यूज होता है। तो सबसे पहला हमारे लिए आ गया कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में अभी अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जो हमारी कृषि योग्य जो भूमि है, कई बार होता क्या है उसमें दीमक लग जाती है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उनको मारने के लिए हम तरह तरीके के रसायन का यूज लेते हैं, ठीक है, जिसको कीटनाशी, पीड़कनाशी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, उन सब का यूज करते हैं। तो वो किसकी मदद से बनते हैं भाई? कृषि रसायन की हेल्प से बनते हैं। फिर दूसरी बात, कई कई तरीके की आज नई नई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, जैविक खेती आ गई है। जैविक खेती के माध्यम से हम क्या करते हैं? खेती करते हैं। इसके बाद हम संकर बीजों की ले लें, संकर बीज जो हाइब्रिड बीज आते हैं ना, जब आपकी फसल उगाने का टाइम आता है तो क्या होते हैं वो कि कम लागत में, कम पानी में, कम अनुकूल परिस्थिति में वो हमको ज्यादा उपज देते हैं। तो इस वजह से हम किसका यूज करते हैं? हाइब्रिड बीजों का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हमको किसकी हेल्प से मिलती हैं बच्चों? कृषि क्षेत्र में रसायन विज्ञान की उपयोगिता की वजह से प्राप्त होती हैं। और इसके बाद अगर हम दूसरा जो इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो दूसरा जो फील्ड है वो है औद्योगिक क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? औद्योगिक क्षेत्र। अब औद्योगिक का मतलब होता है इंग्लिश में इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में आपकी सब कुछ आ गई है, जैसे आपके जो भी प्रोडक्ट्स है, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक जिन भी आप प्रोडक्ट्स का यूज कर रहे हो वो सारे किसी ना किसी इंडस्ट्रीज के मदद से हैं। और वो इंडस्ट्रीज किसकी हेल्प से बनी है? केमिस्ट्री की से। जैसे सुबह उठे आप और उठकर आपने नहाने धोने के लिए साबुन चाहे लिया, चाहे आपने तेल लिया, तेल के अलावा शैम्पू वगैरह यूज किए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज किए, ठीक है। खाना बनाने के लिए जो आप प्लास्टिक के बर्तन आ रहे हैं, जो नॉन स्टिक बर्तन आ रहे हैं, ठीक है, नॉन स्टिक बर्तन जो होते हैं ना, जिनमें क्या है आप बनाते हो, नॉन स्टिक तवा वगैरह यूज करते हो आप, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक के जितने प्रोडक्ट्स हो गए, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए, जो कुछ भी आपका हो गया, आपको पॉलिश करने के लिए जो बूट पॉलिश है, यहां तक कि वो भी किसकी हेल्प से बन रही है बच्चों? केमिस्ट्री की हेल्प से बन रही है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा, इसमें बच्चों के खिलौने आ गए, आर्टिफिशियल वूलन आ गई, नायलॉन के मोजे वगैरह बन रहे हैं, नायलॉन की रस्सियां आती हैं। तो ये सारा किसकी हेल्प से? केमिस्ट्री की हेल्प से। तीसरा आ गया आपका चिकित्सा, जो मैंने अभी अभी आपको बताया, चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा, चौथा इसमें देखें जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। तो जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्या यूज हो गया? देखो, जीव विज्ञान के क्षेत्र में हम क्या लेते हैं कि जो फास्फोरस का जो आइसोटोप है वो क्या करता है? वो हमें बताता है फास्फोरस का आइसोटोप, फास्फोरस का समस्थानिक। ये हमें क्या बताता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं भाई? जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं? खनिज लवणों का क्या करते हैं? अवशोषण।
और जो पत्तियां जो अवशोषण करती हैं खनिज लवणों का, वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और जो जड़ों से खनिज लवणों का अवशोषण होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है। तो इन सारी बातों के बारे में जानकारी हमको किसने दी? फास्फोरस ने दी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में भी, बायोलॉजी में भी हमको केमिस्ट्री की मदद से काफी कुछ जानने को मिलता है। चौथी अगर हम बात करें तो, सॉरी चौथी बात तो हमने कर ली, पांचवी अगर हम बात करें तो युद्ध के क्षेत्र में, तो युद्ध के क्षेत्र में आपको जैसे कहीं भीड़ भाड़ हो जाती है तो आपने पढ़ा होगा कि पुलिस क्या करती है? अश्रु गैस के गोले दागती है, आंसू गैस के गोले दागती है। तो आंसू गैस के गोले से क्या होती है? भीड़ तितर बितर हो जाती है, ठीक है। तो वो आंसू गैस के गोले किसके हेल्प से बने? केमिस्ट्री की हेल्प से बने, ठीक है। तरह तरह की जो मिसाइलें आ रही हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, कोबाल्ट बॉम्ब हो गया, ये सारे जो बॉम्ब हैं जिसके ऊपर अब सभी देश अपना क्या दिखाते हैं? गर्व महसूस करते हैं। तो ये जो सारे बॉम्ब हैं किसकी हेल्प से बने हैं भाई? केमिस्ट्री की हेल्प से बने हैं। अब चाहे आपका परमाणु बम हो गया, चाहे आपका हाइड्रोजन बम हो गया, चाहे आपका कोबाल्ट बम हो गया, चाहे मैं बोलूं विस्फोटक सामग्री हो गई जैसे टीएनटी। टीएनटी को क्या बोलते हैं? ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इसकी संरचना भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो, ये हो गई संरचना आपकी ट्राइनाइट्रोटोलुइन की, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा? CH3। इसके अलावा क्लोरोपिक्रिन हो गई, CCl3NO2। ये क्या हो गई आपके लिए? क्लोरोपिक्रिन। और बताऊं, और देखो मस्टर्ड गैस, इसका भी युद्ध के क्षेत्र में यूज होता है। इसकी संरचना भी मैं आपको बता देता हूं। ये हो गई आपके लिए मस्टर्ड गैस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो सारे अभिकर्मक हैं इनका यूज किस में होता है? युद्ध के क्षेत्र में होता है। जब भी आपके लिए विकट परिस्थिति आती है, युद्ध की परिस्थिति आती है, तो इन सारे अभिकर्मकों का यूज किया जाता है, ठीक है। समझ गए? इसके अलावा भी और काफी सारे फील्ड हैं जिसमें केमिस्ट्री का यूज होता है। जैसे अगर हम न्यूक्लियर की बात करें तो न्यूक्लियर की बात कर ली, रॉकेट वगैरह में अभी हमने स्पेस की बात नहीं की है, तो जितने भी स्पेस के प्रोडक्ट्स हैं वो भी किसकी हेल्प से बन रहे हैं भाई? फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री की हेल्प से बन रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में मैंने आपको केमिस्ट्री से एक जनरल इंट्रोडक्शन करवाया, ज्यादा कुछ हमने नहीं पढ़ा है, एक बस जनरल सा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है कि भाई केमिस्ट्री के अंदर है क्या क्या, और हम केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या यूज है, ठीक है, और आगे हम इससे और क्या क्या कर सकते हैं। बस हमने इतनी सी इस क्लास में चर्चा की है, ठीक है। इसके अगली क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारे लेक्चर आपके फर्स्ट से लेने वाला हूं मैं, तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।